शुरुआत करते हैं अलग अलग सेक्टर्स के साथ और देख लेते हैं कौन से सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। और सबसे पहला नतीजा देने वाला है, जिसका एग्जाम या पेपर सबसे पहले है, वो है टेक्नोलॉजी का, यानी कि आईटी क्षेत्र का। आईटी दिग्गजों के नंबर्स के साथ शुरुआत होगी। टीसीएस, इन्फोसिस सबसे पहले अपने नंबर्स पेश करने वाले हैं। तो किस तरह से सेक्टर का इवैल्यूएशन है, गौरांग सर से ही समझ लेते हैं। गौरांग सर, आईटी स्पेस क्रूशियल सबसे ज़्यादा, बेलवेदर के नंबर सबसे पहले आएंगे। ऑलरेडी 40% की करेक्शन कुछ स्टॉक्स दिखा चुके हैं हायर लेवल से। सेक्टर अच्छा खासा बीट एंड डाउन है, लेकिन अमेरिका में दिक्कतें भी हैं। उसके बीच में कुछ मिड कैप कंपनियों की पहले ही कमेंट्री वीक साइड पर आ चुकी है। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, क्या इवैल्यूएट करें, कैसे रहेंगे चौथी तिमाही के नतीजे आईटी के? तो सुमित, ऐतिहासिक तौर पर अगर आप देखें तो चौथी तिमाही के जो नतीजे होते हैं कि वो अमूमन थोड़े बहुत नीचे की तरफ ही होते हैं। कारण अनेक है इसके, एक नहीं अनेक कारण है। जो हमने नतीजे तीसरी तिमाही के पहले के देखे, यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष के दूसरी और पहली तिमाही के नतीजे और उसके पहले वाले वित्तीय वर्ष में, तो उसको देखते हुए काफी लोग आईटी क्षेत्र से दूर रहने की राय दे रहे थे। लेकिन बाजी पलटी तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद, आंकड़ों के बाद, और जिस तरीके से लगभग प्रत्येक आईटी क्षेत्र की कंपनी के मैनेजमेंट में जो कारोबार को लेकर के टिप्पणियां करी वगैरह, तो जो बिकवाली की राय थी आईटी क्षेत्र पर, वो बदल करके खरीदारी की हो गई। जो हमने तीसरी तिमाही के पहले सुमित प्राइस करेक्शन देखा, टाइम करेक्शन देखा, 25% के आसपास आईटी इंडेक्स नीचे था, शायद कुछ कंपनियां उससे और ज्यादा नीचे थी। अगर आप छोटी मध्यम अवधि में ये जो आवाजें सुनाई दे रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और अगर आप लंबी अवधि के लिए सोचते हैं, तो हमें पूर्ण रूप से भरोसा है कि वो जो चमक जो थी, वो जो दिखाई नहीं दे रही थी, वो शायद आने वाले समय में आपको दिखाई दे। अमेरिका में जो हो रहा है उसको लेकर के काफी समय हो गया है। अगर नकारात्मक परिस्थिति होनी थी तो काफी लंबे समय पहले हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ तीसरी तिमाही के आंकड़ों में दिखाई नहीं दिया। और हमने ये भी देखा है सुमित कि आईटी क्षेत्र की कंपनियां जब भी गाइडेंस देती हैं तो वो बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हमारा आकलन है आईटी क्षेत्र को लेकर के, और इनकी जिस तरीके से प्रोडक्ट्स, प्लेटफॉर्म, सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, मेरे ख्याल से आपको आईटी क्षेत्र को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हम खरीदारी की राय अभी भी रख रहे हैं। टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंडट्री, केपीआईटी टेक, टाटा एलेक्साई, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये कुछ पसंद है हमारी दिग्गज और मझौली आईटी क्षेत्र। तो मिड कैप आईटी, दिग्गज आईटी कंपनियों में कहां कहां पर आप नजर रख सकते हैं, किन किन को आप तवज्जो दे सकते हैं, इस पर बातचीत की गौरांग सर ने। लेकिन ये शुरुआत है, पहला नतीजा इन्हीं से आएगा, तो यहाँ पर ही टोन सेट होगी, किस तरह से नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अब क्योंकि चमक की बात उठी है तो बात आती है मेटल की, जहाँ पर क्योंकि बढ़िया बेस भी है, हायर बेस के बाद नंबर्स आ रहे हैं, और इस पूरे सेक्टर में सबसे ज़्यादा बड़ा केपेक्स होता है, हायर इंटरेस्ट कॉस्ट होती है, तो कैसे नंबर्स रहेंगे? नरेंद्र सर, क्या अनुमान लगा रहे हो आप, क्या करना चाहिए मेटल स्पेस में, किन के नंबर्स कैसे रहेंगे? जी, इसमें सिंस ये ग्लोबल कमोडिटी ड्रिवन सेक्टर है और इसमें ग्लोबल इवेंट्स भी मैटर करते हैं, तो सबसे पहले अभी ग्लोबल टेम्पलेट समझ लेते हैं। तो जो अभी ग्लोबल टेम्पलेट है वो है म्यूटेड डिमांड का सिनेरियो है, और जो प्राइसेस का जो रिसेंट फॉल आया था वहां से अब थोड़ा सा बेस बन के रिकवरी की तरफ दिख रहा है प्राइस। हालांकि डिमांड साइड बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है इवन आफ्टर चाइना रीओपनिंग के लिए, लेकिन एक थोड़ी बहुत म्यूटेड काइंड ऑफ डिमांड है। तो ये जो बैकड्रॉप है ग्लोबल का, उस पे जो रॉ मटेरियल बेनिफिट है वो डेफिनेटली कंपनीज को मिलेगा, और जो लोअर इनपुट कॉस्ट है उसका भी फायदा देखने को मिल सकता है इन कंपनीज में। और एक्सपोर्ट्स के अंदर स्लाइट पिकअप आ सकता है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने 2-3 मंथ्स बैक एक पॉलिसी अनाउंसमेंट करी थी, तो वहां पे भी एक फायदा होगा। और एक्सपोर्ट की बात है तो यहाँ पे जो डिफरेंस है अपना हमारा और चाइना में, उसमें गैप भी काफी ज्यादा नहीं रह गया है, अभी 4-5% के अराउंड का डिफरेंस रह गया है। और इसमें खास बात यह है कि जो स्पेशलाइज्ड स्टील कंपनीज इस सेगमेंट में है उसमें ज्यादा अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस दिखेगा। इसमें हमारी जो बेस्ट पिक है फिलहाल, अगर लार्ज कंपनी की बात करें तो टाटा स्टील।
तो टाटा स्टील जिसके तिमाही नतीजों के ऊपर आपको नज़र रखनी होगी, वैसे भी सबसे बड़ा प्लेयर है स्टील में, तो कोई भी जो टोन होगी वो यहीं से सेट होते हुए दिखाई पड़ेगी और काफ़ी हद तक नज़र रखनी होगी। स्पेस काफ़ी बजिंग भी रहा है पिछले 2 तिमाही के अंदर। लेकिन गौरांग सर, क्योंकि आपने BFSI की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इसमें अभी बैंकिंग भी छूट गया है। IT के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा परसेंटेज ओन करता है मार्केट्स में, जिसके सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है, वो आता है बैंकिंग। क्या मान के चले बैंक्स में, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, जो अब तक Q4 के अपडेट्स आ रहे हैं वो बढ़िया है NBFC स्पेस में। PSU 2 क्वार्टर से अच्छा कर रहे हैं, क्या इस बारी बाजी मारेंगे, क्या मान के चले यहाँ पे? मेरा ये मानना है सुमित कि आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बैंकिंग और NBFC यानी कि वित्तीय क्षेत्र बिल्कुल होना चाहिए। तीसरी तिमाही में नतीजों के पहले जो टिप्पणियां दी थी एडवांसेस, डिपॉजिट्स, कासा रेशो को लेकर के और लोन बुक ग्रोथ को लेकर के, वो काफी सकारात्मक थी और वो झलक हमने तीसरी तिमाही के आंकड़े में भी देखी। इस बार भी जो चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे उससे पहले मेरे ख्याल से कुछ मैनेजमेंट ने टिप्पणियां की है। कल मेरे ख्याल से बजाज फाइनेंस ने कुछ टिप्पणियां करी थी कारोबार को लेकर के, M&M फाइनेंस ने भी टिप्पणियां करी थी, बैंक्स ने भी टिप्पणियां करी है। और कहीं ना कहीं ये जो बदलाव किया गया है फाइनेंस बिल में और जिस तरीके से टैक्स और इंडेक्सेशन का बेनिफिट डेट फंड्स को मिल रहा था, अब वो नहीं मिल रहा है, तो वहां से भी शायद थोड़ा बहुत नकदी जो है वो फिक्स डिपॉजिट की तरफ जा रही है, जिससे जो फ्लोज है वो बेहतर हो जाएंगे। इस बारी भी जो भी टिप्पणियां चौथी तिमाही को लेकर के एडवांसेस, डिपॉजिट्स, कासा रेशो की आई है, लोन बुक ग्रोथ को लेकर के ये काफी सकारात्मक है। तो हमें निजी क्षेत्र की बैंक्स पसंद आती हैं, कुछ चुनिंदा 4 या 5 सरकारी बैंक्स है वो पसंद आती हैं, और कुछ चुनिंदा NBFCs है डाइवर्सिफाइड, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, ये सब हमें पसंद आती है। और ये जो ब्याज दरों का बढ़ता हुआ सिलसिला था, आज के बाद लग रहा है ऐसा कि शायद मेरे ख्याल से काफी समय तक आप एक विराम देखेंगे, ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं देखेंगे। और अगर महंगाई का जो आंकड़ा है उसने ज्यादा असर नहीं उठाया तो शायद आने वाले भविष्य में हमें कटौती भी आती हुई दिखाई देगी। तो ये सब सकारात्मक चीजें। और एक बात है सुमित, अगर आप भारत की इकोनॉमी को नेक्स्ट ट्रिलियन तक लेके जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक बहुत बड़ी और अहम भूमिका वित्तीय क्षेत्रों को निभानी पड़ेगी। तो आपको ये क्षेत्र नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते सेक्टर को, और अगर आप ध्यान देना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो कि गौरांग को पसंद है, आप उनके ऊपर पहले फोकस कर सकते हैं। बहुत समय से इनफैक्ट गौरांग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की पैरवी करते हुए आ रहे हैं। नरेंद्र सर, दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में हमने बहुत समय बाद देखा ऐसा कि रूरल डिमांड के अंदर एक बड़ा हिट आया है और वो FMCG के अंदर साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हुआ है। अर्बन डिमांड का तो प्रेशर है ही और रूरल का भी प्रेशर आ रहा है, तो ये सेक्टर अब कैसे काम करेगा? वो भी तब जबकि एक बड़ा रिटर्न पूरा स्पेस दे चुका है, ज़्यादातर कंपनी अपने हाइज से बहुत दूर है नहीं, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस के बीच में अब कैसे देखें FMCG को? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। रूरल अंडर परफॉर्म कर रहा है काफी टाइम से, और अर्बन जो कि पहले परफॉर्म कर रहा था और थोड़ा रेजिलियंस दिखा रहा था, उसमें भी अगर आप लो प्राइस सेगमेंट अर्बन के अंदर बात करें तो वहां पे भी थोड़ा सा प्रेशर दिखना स्टार्ट हो गया है वॉल्यूम टर्म्स में। तो ये तो एक डेफिनेटली देखने वाली रहेगी कि वॉल्यूम ग्रोथ कैसी आती है। हालांकि इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहा है, इसका डेफिनेटली आगे जाके कंपनीज को डिमांड इंप्रूव करने में काफी हेल्प मिलेगा। वहीं पे अगर अपन कॉस्ट्स की बात करें तो जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो काफी डिक्लाइन हुए हैं, तो यहाँ पे मार्जिन फ्रंट पे कंपनीज का इंप्रूवमेंट दिख सकता है। और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ये जो सेक्टर है वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने लायक सेक्टर है। इसमें शॉर्ट टर्म कुछ सिक्लिकल आते हैं इन्फ्लेशन को लेके, डिमांड को लेके, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली डिमांड पिकअप करेगा वंस इन्फ्लेशन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, और कंपनी की जो प्राइसिंग पावर है वो मार्जिन्स में रिफ्लेक्ट दिखेगी। तो ये डेफिनेटली फिलहाल तो रिजल्ट्स म्यूटेड आएंगे वॉल्यूम ग्रोथ के टर्म्स में, बट मार्जिन्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं। और इसमें जो टॉप स्टॉक्स हैं हमारे लिए वो है टाटा कंज्यूमर है, ITC है एंड HUL है, जिसमें अपन रह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर। तो HUL, ITC, टाटा कंज्यूमर, इसके तिमाही नतीजों पर आप नजर रखेंगे। और ये बात सही है कि इनपुट कॉस्ट तो कम हुई है, लेकिन डिमांड वाला पार्ट कैसे प्ले करता है इसको जरूर ध्यान में रखना होगा इस तिमाही के नतीजों के साथ। अब तक हमने 4 सेक्टर से बात की है, अब
बाकी हैं 2 सेक्टर जिनके ऊपर भी अभी हम चर्चा करने वाले हैं, यानी कि हम बातचीत कर चुके हैं आईटी पे, हमने बातचीत कर ली है मेटल पे, बातचीत कर ली है बैंक्स पे और बातचीत कर ली है एफएमसीजी पर। लेकिन इस साल का सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है कैपिटल गुड्स। और क्या 2 व्हीलर एक्सीड करेगा एचसीवी डिमांड को लेकर, इन सब पर हम बातचीत करते हैं एक छोटे से ब्रेक के उस पार।